हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर करप्शन एंड कॉरपोरेट स्कैंडल्स जो हम कर रहे हैं बुक बिजनेस एथिक्स में से, पब्लिश्ड बाय कल्याणी पब्लिशर्स एंड ऑथर्ड बाय के घई, पुनीत गोयल एंड निशा दहिया। चैप्टर की स्टार्ट ही कर रहे हैं रूट ऑफ करप्शन इन इंडिया से। रूट का मतलब है कि कॉजेज़, जड़ क्या है कि इंडिया में करप्शन क्यों है, मतलब कॉजेज़ ऑफ करप्शन इन इंडिया। बड़ी सारी चीज़ें हैं जो करप्शन को जन्म देती हैं, वेरिंग फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल एंड टू द टॉप लेवल। करप्शन और रिसेंट टाइम्स में ज़्यादा ही बढ़ गया है बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ पावर फॉर प्राइवेट प्रॉफिट्स। ये टेंडेंसी हो गई है कि लोग पावर का यूज़ करते हैं पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए, प्राइवेट प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, जिस वजह से करप्शन इंक्रीज़ हो रहा है। एट प्रेजेंट इंडिया को मोस्ट करप्ट कंट्रीज़ में से एक में देखा जाता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। क्या वजह है? पहली वजह करप्शन अमंग पब्लिक सर्वेंट्स, मतलब जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो पर्सन्स इन पावर हैं, उनके बीच में करप्शन कैसे है, किस किस तरह से वो करप्शन करते हैं। पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन एज रिवॉर्ड फॉर वर्क डन इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी। जो वो ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं उसके लिए भी वो रिवॉर्ड ले रहे हैं, प्लेजर ले रहे हैं कुछ ना कुछ, दैट इज़ करप्शन। ऑब्टेनिंग एनी ऑब्जेक्ट और पेक्यूनियरी एडवांटेज इलीगली, मनी से रिलेटेड कुछ भी लेना और वो भी इलीगली। देखिए, मनी से रिलेटेड हमें कुछ मिले तो वो आउट ऑफ माई वर्क डन, मेरे काम करने के बदले जो मिले दैट इज़ फाइन, उसके अलावा मुझे कोई मनी रिलेटेड एडवांटेज मिलता है, सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ करप्शन। फ्रॉडुलेंट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को सही तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं करना, फ्रॉड करना। बीइंग इन पोजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी डिसप्रोपोर्शनेट टू वंस नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम, जो इनकम, हमारी इनकम के अकॉर्डिंग जो हमारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए उससे ज़्यादा प्रॉपर्टी का पोजीशन रखना। ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज़ करना, एक कॉस्टली आर्टिकल ख़रीदने के लिए मनी बोरो करना, और वो भी एक ऐसे पर्सन से जो आपस में ये ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वो पैसा कभी वापस ही नहीं मिलेगा। दो पर्सन्स के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप है कि उधार लिया हुआ पैसा वापस दिया ही नहीं जाएगा, तो ऐसे पर्सन से उधार पैसा लेना विल कंपोज करप्शन। एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स बाय पर्सन्स ऑफ पोजीशंस फ्रॉम पर्सन्स विद होम दे हैव पोजिशनल रिलेशंस। देखो, जैसे क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई टेंडर निकालती है तो वो टेंडर किसी ना किसी ने पास भी करने होते हैं, तो जो एक पोजीशन इन पावर है वो किसी ऐसे पर्सन से गिफ्ट रिसीव करे जिसने टेंडर भर रखा है, मीन्स देयर इज़ समथिंग, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है उसके अंदर, दैट कंपोजेज ऑफ करप्शन। डिसरिगार्ड और नेग्लेक्ट ऑफ रूल्स पर्पजली टू हेल्प द सिटीज़न इन अवॉइडिंग ड्यूज चेक्स, किस ड्यूटी को निगलेक्ट करना, रूल्स को फॉलो नहीं करना, क्यों? किसी सिटीज़न की हेल्प करने के लिए कि वो टैक्स ना दे। रिफ्यूज़ल टू डू ए ड्यूटी ऑन सम प्ली विच में बेनिफिट द अदर, एक ड्यूटी करने से मना करना और वो मना करने का एडवांटेज किसी और पर्सन को होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पुलिस कांस्टेबल अगर FIR फाइल करने से मना करता है, सो दैट विल काउंट टू करप्शन, क्योंकि वो किसी ना किसी को बचाने के लिए ही कर रहा है कि वो FIR फाइल नहीं करेगा। सेकेंड कोज क्या है? पॉलिटिकल करप्शन एंड स्कैंडल्स। इट इज़ वेल नोन दैट पॉलिटिशियंस, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि सभी कंट्रीज़ में, मोस्ट ऑफ दम आर करप्ट पॉलिटिशियंस नॉट ओनली गो स्कॉट फ्री अनहार्म्ड, उनको कोई कुछ नहीं कहता है, दे गो अननोटिस्ड इन दिस एनवायरनमेंट। सो सेवरल स्कैंडल्स हमने भी देखा है कई टाइम से, जैसे कि 2G स्कैम है, कोल स्कैम है। हर एक बड़े स्कैम के अंदर कोई ना कोई पॉलिटिशियन, वो भी बड़ा पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होता है, तभी वो स्कैम होता है, अदरवाइज़ इतना बड़ा स्कैम पॉसिबल ही नहीं है विदाउट अ पॉलिटिकल पावर। राज ऑफ मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, पर्सन्स हु होल्ड पॉलिटिकल पावर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सम इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे वैसे तो पॉलिटिक्स जो है वो सेवा के लिए कही जाती है, लेकिन लोग पॉलिटिक्स जो है आजकल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ज्वाइन करते हैं, फैमिली इंटरेस्ट के लिए, कास्ट, रिलीजन के लिए। सो दे एनकरेज द ब्यूरोक्रेट्स टू फॉलो सूट। इमर्जेंस ऑफ न्यू बिजनेस लीडर्स, ऐसे बिजनेस लीडर्स आजकल आ रहे हैं
जो प्रॉफिट्स कमाने के लिए ब्राइब करते हैं उन ब्यूरोक्रेट्स को। वो कहते हैं कि हम तो प्रॉफिट्स कमाएं, चाहे कुछ हिस्सा उन लोगों को देके, और ब्यूरोक्रेट्स उसमें ही खुश हैं कि ढेर सारे बिजनेस लीडर से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके वो अपना ब्लैक मनी इंक्रीज़ कर लेते हैं। चेंज इन वैल्यू सिस्टम, जैसे जैसे लोगों का मॉरल वैल्यू डाउन हो रहा है, एथिक्स डाउन हो रहे हैं, वैसे वैसे करप्शन बढ़ रहा है। किसी को गलत चीज़ गलत लगती नहीं है, सिर्फ पैसा ही सही लगता है, जिस वजह से करप्शन इंक्रीज़ हो रहा है। एक रह गया आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ गुड्स। ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। माल होते हुए भी उसको गोदाम के अंदर भर के रख लेते हैं, आर्टिफिशियली उसकी कमी दिखा देते हैं, प्राइसेस इंक्रीज़ कर देते हैं, फिर उस माल को निकालते हैं। सो ऑल दिस गिव्स राइज टू करप्शन। इनइफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, आई थिंक ये सबसे बड़ा रीज़न है। लो बड़े सारे हैं लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं है। लैक ऑफ विजिलेंस, कोई देखभाल ही नहीं है। इनॉर्मस पावर्स टू मिनिस्टर्स को बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। अनअकाउंटेबिलिटी, किसी की जवाबदेहिता नहीं है। डिफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिस वजह से करप्शन को बढ़ावा मिलता है। इनएडिक्वेट इनकम, ये बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा सा रीज़न आप इसको कह सकते हो। इनएडिक्वेट इनकम, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। अब देखो, जो बहुत इनकम वाले हैं, जो बहुत वेल्दी लोग हैं, ये पॉलिटिशियंस, वो भी करप्ट है। तो इनकम इज़ नॉट अ रीज़न, लेकिन कुछ केसेस में इनकम इज़ ऑल्सो ए रीज़न, क्योंकि अगर सैलरी कम है तो और फैमिली को पालना भी ज़रूरी है, तो कुछ एक्सटेंट तक वो ब्राइब लेके या इस तरह से करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करके अपना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करते हैं और अपना लिविंग करते हैं। इंक्रीजिंग कंपटीशन इन कमर्शियल फील्ड, कंपटीशन बढ़ रहा है। कई बार लोग जब कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। जो पर्सन्स पावर में हैं वो दूसरों को अनएथिकल तरीके से बाहर करते हैं मार्केट से। परसिस्टेंट शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स, सोअरिंग प्राइसेस, इंक्रीज्ड कंपटीशन में थे हम। गिविंग ब्राइब्स टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू अवॉइड टैक्सेस, फॉल्स सर्टिफिकेट्स विदाउट डूइंग एनी वर्क एंड टू सेटिस्फाई। लोग क्या करते हैं, कंपटीशन के दौर में शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए ज़्यादा प्रॉफिट्स चाहिए, जिसके लिए प्राइसेस ज़्यादा चार्ज करते हैं या प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा देते हैं। सो ऑल दिस लीड्स टू करप्शन। मेजर इश्यूज ऑफ करप्ट एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन इंडिया, वो तो थे कोजेज़। और मेजर इश्यूज़ मतलब ये वन बाय वन विद एग्जांपल बताएगा कि किस किस ये रीज़न की वजह से हो जाता है। फर्स्ट इज़ एडल्टरेशन। एडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट। जब किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मिलावट की जाती है, फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि लाल मिर्च के अंदर ईंट का पाउडर या फिर काली मिर्च के अंदर कुछ बीज, इस तरह की चीज़ें, लोग किसी भी हद तक जाते हैं टू इंक्रीज़ द क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो मिलावट करते हैं प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ करने के लिए और रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए। सेकेंड इज़ डिसेप्टिव वेट्स एंड पुअर क्वालिटी। डिसेप्टिव वेट का मतलब है चीज़ को जो 500 ग्राम के बदले में 500 ग्राम से कम देना, पुअर क्वालिटी चीज़ देना। डुप्लीकेशन, प्रोडक्ट का लेबल तो वही है ओरिजिनल का, लेकिन उसके अंदर जो है माल नकली है, ऐसे भी चलता है। फॉल्स एडवर्टीज़मेंट, एडवर्टीज़मेंट्स के अंदर शो करना कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर इतने मिनरल्स हैं, इतने क्वालिटीज़ हैं, लंबा करेगा, ऊंचा करेगा, हेल्दी बनाएगा, ये सब, और वो सच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सप्लाई ऑफ इंजूरियस प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल इलिसिट लिकर, ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग्स, इस तरह की चीज़ें जो कि जिनकी सप्लाई इंजीरियस प्रोडक्ट्स हैं और हेल्थ हैज़र्ड कर सकते हैं, उनकी सप्लाई करना। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कंपनी फंड्स, कंपनी की बात करें तो फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन करना। जो पर्सन जैसे परचेज़ डिपार्टमेंट में है, कंपनी के परचेज़ डिपार्टमेंट के में जो पर्सन है वो किसको परचेज़ ऑर्डर देता है आजकल, उसको नहीं जिसका माल अच्छा है, जिसके प्राइसेस कम है, बल्कि उसको जो उसको अच्छे अच्छे गिफ्ट देता है, जो उसको ब्राइब करता है। सेवेंथ, ब्राइब्स एंड कमीशन। ऑफिशियल्स, आजकल ये बड़ी ही नॉर्मल टेंडेंसी हो गई है ऑफिशियल्स को ब्राइब देना, नौकरी लगवाने के लिए, ये काम निकलवाने के लिए, ये काम निकलवाने के लिए अंडर द टेबल दे दो।
सो दैट लीड्स टू करप्शन। टैक्स इवेज़न करना, ऐसे ऐसे तरीके बनाना कि एक्सपेंसेस ज़्यादा शो करना, इनकम्स कम शो करना ताकि टैक्सेस कम देने पड़े। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स को पुअर वर्किंग कंडीशंस देना, वेलफेयर फैसिलिटीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना, सेफ्टी मेजर्स पे कोई ध्यान ना देना, चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, ये सब वजहों से करप्शन फैलता है। 10th इज़ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। बिजनेसेस आजकल बहुत कम ध्यान देते हैं एनवायरनमेंट पे। बहुत सारे लॉज हैं, स्पेशली एक एनवायरनमेंट एक्ट है, लेकिन फिर भी उसको डिसरिगार्ड करके अपने प्रॉफिट्स के लिए एनवायरनमेंट को भी हार्म करते हैं। एथिकल लेसन्स फॉर फाइटिंग करप्शन। देखिए, कमिटेड एक्शन और लीडरशिप जो है वो ज़रूरी है अनएथिकल ऑर्गेनाइजेशन को एथिकल बनाने के लिए। लीडर्स का काम है कि वो लोअर लेवल तक देखें कि क्या वजह है कि लोग करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, और उन जड़ों को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो करप्शन ख़त्म किया जा सकता है। सो उसके लिए क्या चाहिए? कमिटेड एक्शन और लीडरशिप। ऑल्दो इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, the sources devoted to building a corrupt-free environment and an ethical culture provide companies with solid foundations for long-term competitiveness। कह रहे हैं कि एक बार तो मेहनत लगेगी, एक बार तो इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन जब एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जाएगा करप्शन फ्री तो उसके लॉन्ग टर्म फ़ायदे होंगे। तो when companies strive to fight corruption, they tend to focus too much on negative corrections such as sanctions and terminations। क्या करते हैं, जो करप्ट लोग हैं उनको निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं। लेकिन एक वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटजी जो है वो एक इक्वली इम्पॉर्टेंट हो सकती है। वैल्यू बेस्ड मतलब उनकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करना, उनके मोरल्स को इंक्रीज़ करना। फॉलोइंग की लेसन्स आर पावरफुली रेलिवेंट टू सॉल्यूशंस एम्ड एट। क्या क्या कर सकते हैं? ऑनरशिप एट फर्स्ट स्टेप डिसाइड कि हु ओन्स एंड हु इज़ अकाउंटेबल। एक कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ के लिए कौन जिम्मेवार होगा। सेकंड, एक क्लियर कट पॉलिसी हो एथिकल स्टैंडर्ड्स की कि ये कोड ऑफ एथिक्स हैं, इन्हें फॉलो करना है। फिर कम्युनिकेशन हो उन कोड ऑफ एथिक्स का, उन स्टैंडर्ड्स का एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, उनके साथ बार बार इंटरेक्शन हो, ट्रेनिंग हो, ईमेल्स, न्यूज़ लेटर्स, इन सब के थ्रू, ताकि वो वैल्यूज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो। मेज़रमेंट, मेज़र द लेवल ऑफ कंप्लाइंस। कंप्लाइंस मतलब कितना एक वो फॉलो हुआ, ठीक है, जो एथिक्स बनाए हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, कितना एक वो फॉलो हुआ है, उसको मेज़र करना है। एनफोर्समेंट, ये हार्डेस्ट स्टेप है। होल्डिंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटेबल, मतलब जो कोड ऑफ एथिक्स बनाया, जो स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं, उनको एनफोर्स कराना है। बैलेंस, द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रेसिव कंट्रोल्स कैन रिजल्ट इन अनहेल्दी इंटरनल एनवायरनमेंट। अगर हम क्या करेंगे, जो भी करप्ट देखा उसको बिज़नेस से बाहर, जो भी करप्ट देखा बिज़नेस से बाहर, इस तरह से एक एग्रेसिव एनवायरनमेंट बन जाएगा बिज़नेस के अंदर, जो कि अनहेल्दी एनवायरनमेंट होगा। तो एक बैलेंस एनवायरनमेंट बनाना ज़रूरी है। पैरेलल एप्लीकेशन ऑफ कमिटमेंट बेस्ड स्ट्रेटजीज टू इंश्योर बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस गोज़ विद एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। दोनों चीज़ें साथ की साथ चलें, आपका काम भी निकले और एनवायरनमेंट भी अच्छा बना रहे। एथिकल इश्यूज़ रिगार्डिंग कॉरपोरेट स्कैंडल्स। कॉरपोरेट स्कैंडल्स होते हैं जो बड़े बड़े स्कैंडल्स हो जाते हैं, स्कैम्स हो जाते हैं, घोटाले हो जाते हैं, उसके रिगार्डिंग, जैसे कि सत्यम कंपनी का बता रहे हैं। सत्यम के जो चेयरमैन थे रामालिंगा राजू, उन्होंने इवन उनको अवार्ड में मिला था कॉरपोरेट गवर्नेंस गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉरपोरेट गवर्नेंस। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। लेकिन फिर भी बाद में क्या पता चला कि वो इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे थे कि करोड़ों रुपया कहाँ गया कंपनी से किसी को नहीं पता, डिस्पाइट कि क्लीन ऑडिट रिपोर्ट्स भी थी कंपनी के पास में, ठीक है। तो कॉरपोरेट स्कैंडल्स में क्या होता है, क्यों होते हैं कॉरपोरेट स्कैंडल्स? पहला है प्रेशर ऑन प्रॉफिट्स। फर्स्टली, there are a great majority of companies where good governance is in place, where this type of behavior would not or could not take place। लेकिन कई कंपनीज़ में क्या होता है, अर्निंग्स इंक्रीज़ करने के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए
अपने गवर्नेंस नॉर्म्स को वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, उनके ऊपर उनको नहीं भी फॉलो करते किसी टाइम पे, ताकि प्रॉफिट्स ज़्यादा दिखाई दें। तो इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट्स को क्या ध्यान रखना है कि क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स हो, उनको समझना होगा कि कैसे बिज़नेस जो है वो सही रिजल्ट दे सकता है इस मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। तो एक इंटीग्रिटी ज़रूरी है सीनियर टीम में, बोर्ड में, वैल्यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में, जिनके बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करने की ज़रूरत है, उनको अच्छे से रेगुलेट करने की, टफन अगर ज़रूरत है तो उनको और टाइट करने की भी ज़रूरत है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर जब कंपनीज़ की लिस्टिंग होती है, उसके रूल्स को और स्टिक कर सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी ऑफ मच हेल्प। द अंडरलाइंग कंसेप्ट विद गवर्नेंस इज दैट फोकस मस्ट बी ऑन वैल्यू एडिड रादर देन प्री डिटरमाइंड बॉक्सेस इन गवर्नेंस। कह रहा है कि वो जो पहले की दकियानुसी सोच है, प्रॉफिट्स, उसकी बजाय फोकस होना चाहिए वैल्यू एडिड के ऊपर। तो उसके लिए सम इसेंशियल एरियाज़ जहाँ पर रियल वैल्यू जनरेट की जा सकती है वो क्या है। पहला, स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ एम्बेडेड इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ होता है जो गाइड करता है मैनेजमेंट को, बोर्ड को कंसिस्टेंटली, मतलब टाइम टू टाइम। वो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ होनी चाहिए। एम्प्लॉय फीडबैक और स्टाफ सर्वे के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ पे ध्यान देना चाहिए। बोर्ड स्ट्रक्चर एंड इंडिपेंडेंस। बोर्ड स्ट्रक्चर के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो बिज़नेस के रेगुलेट डे टू डे फंक्शंस में काम करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो डे टू डे फंक्शंस में नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि बोर्ड के अंदर ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होने चाहिए हैं, उनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा मिलता है, और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से थोड़ा दूर ही होते हैं। तो द स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस इज़ टू हैव चैलेंजिंग स्किल्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हु हैव द टाइम टू डिवोट टू बिजनेस। अगर ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ हों और वो टाइम दें, तो उसका वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है एक बिज़नेस के लिए। बोर्ड एजेंडाज आर रेलिवेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। रिव्यू ऑफ एनुअल documented agendas will also give a good picture of information provided to the board and of the completeness of coverage of important items। कह रहे हैं कि जो एजेंडाज हैं उनको भी टाइम टू टाइम रिव्यू करना है कि कितना पूरा हुआ, कितना बाकी है, क्या हमने वैल्यूज़ के साथ में उसे पूरा किया है। रोबस्ट ऑडिट कमेटी, एक ऐसी ऑडिट कमेटी जो रोबस्ट मतलब फास्ट तरीके से काम करे, उसकी ज़रूरत है। बोर्ड अप्रेजल प्रोसेस। द बेस्ट बोर्ड्स नो दैट दे कैन ऑलवेज इम्प्रूव देयर ओन इफेक्टिवनेस थ्रू ए स्ट्रक्चर्ड एनुअल रिव्यू। बोर्ड का भी रिव्यू हो, बोर्ड का भी अप्रेजल हो कि विच मेंबर्स आर डूइंग ग्रेट थिंग्स एंड विच आर लैकिंग। गुड गवर्नेंस एड्स वैल्यू। गुड गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करता है। गुड गवर्नेंस सिर्फ डॉक्यूमेंट से ही नहीं पता चलता बल्कि प्रैक्टिसेस से पता चलता है। नेक्स्ट इज़ कॉरपोरेट स्कैंडल्स इन इंडिया। इट डिस्कसेस अबाउट कि किस किस टाइम पे स्कैंडल्स हुए हैं। 1980 से बिफोर 1890 से पहले कौन से हुए हैं। राजीव गांधी एंड सेवरल अदर्स हु वर एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग किकबैक्स फ्रॉम बोफोर्स AB फॉर विनिंग ए बिड टू सप्लाई इंडियाज़ 155 mm फील्ड हॉवित्ज़र। ये था 89 से 90 से पहले राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंदर एक इंटरनेशनल डील के अंदर। 92 सिक्योरिटी स्कैम। हर्षद मेहता ने सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर एक स्कैम किया था जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, एक नहीं दो। एक तो गफला है, दूसरी एक रीसेंट था द बिग बुल। हाँ, ये द बिग बुल तो 2020 में ही रिलीज़ हुई है। ये 1992 स्कैम पे बनी है। 96 यूरिया स्कैम, जिसमें कि देश में फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज दिखा के और नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड और कुछ और ऑफिशियल्स ने मिलकर एक स्कैम किया था। 96 का टेलीकॉम फ्रॉड। 2009 का सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज स्कैंडल। 2001 का स्टॉक मार्केट स्कैम जो केतन पारेख ने किया था। ये केतन पारेख जो है वो 92 के स्कैम वाले हर्षद मेहता का ही चेला था। 2010 CWG स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे
जो कीमतों, जो टेंडर्स जो हैं बहुत ज़्यादा वैल्यू के अंदर एक्सेप्ट किए गए थे, जिसके अंदर सुरेश कालमाड़ी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेड थे वो रिस्पॉन्सिबल ठहराए गए थे। 2010 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, इस तरह से कई तरह के कई स्कैम्स हुए हैं, कॉरपोरेट स्कैम्स रेंजिंग फ्रॉम 92, ये 2013 तक मैंशनड है, बट यू कैन स्टडी मोर अबाउट इट। जैसा कि मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बताया है कि डोंट कन्फाइन योर सेल्फ टू दिस बुक ऑनली, आप और पढ़िए, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए कि उसके बाद में क्या क्या स्कैम हुए हैं, क्या क्या स्कैंडल्स हुए हैं, और इनसाइट्स इस पे खोजिए। that will give you a better understanding. Thank you very much. In case of any query, you can ask me on any social media platform. Thank you.